टॉकिंग अबाउट द प्रमोटर्स, देखिए ये सारी चीजें की है किसने, प्रमोटर्स ने की, राइट। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर केसेस में प्रमोटर्स करते हैं। तो ये प्रमोटर्स की जब बात करें तो प्रमोटर्स कौन है भाई, तो आज तक कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर यू मे फील वंडर कि प्रमोटर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन थी ही नहीं। सो अगेन थैंक्स टू कंपनीज एक्ट 2013 के दे हैड इनकॉर्पोरेटेड व्हाट द प्रमोटर्स डेफिनेशन। तो प्रमोटर की डेफिनेशन का एक पॉइंट हमारे पास अच्छा है, देखिए कि पर्सन, अब देखिए ये एक ही चीज है, कंपनी जब कोई क्रिएट करता है ना तो रात को उसे एक ड्रीम आया होता है कि मैं कुछ ऐसा करता हूं, कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसी कोई कंपनी होनी चाहिए। अब ये जो ड्रीम है ना उसे एक्चुअल एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वो इनिशिएट करता है। तो प्रमोटर की डेफिनेशन ना सही में इतनी सिंपल है कि जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने जहन में एक सोच लाता है, एक आइडिया उसके दिमाग में आता है और उस आइडिया को एक्चुअल इंप्लीमेंट करने के लिए वो जब अपनी प्रोसेस शुरू करता है, इन दैट केस ही इज द प्रमोटर, सही। और जो इसको रजिस्टर करवाने के लिए भागादौड़ी करता है, खर्चा करता है, अपने एफर्ट्स डालता है, राइट, सारे जो प्रोफेशनल्स है प्रोफेशनल्स के साथ नेगोशिएट करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, मेमोरेंडम वगैरह ड्राफ्ट करवाता है, वही तो प्रमोटर है। ओके, तो देखिए पर्सन हु इनिशिएट प्रमोशन ऑफ द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, इनिशिएट। आगे, ऑल द पर्सन हु टेक स्टेप्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, प्रमोटर। आगे, एग्जांपल, एसोसिएटेड विद द preparation of the prospectus or in drawing up memorandum of memorandum of association of the company and assisting in its registration are regarded as promoter. आगे, it should however be noted that person acting, अब देखिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको बोला गया the person who is engaged in a drafting of prospectus and memorandum of association is promoter. सो फ्रेंड्स, ज्यादातर केसेस में होता क्या है कि कोई भी बंदा, मान लीजिए एक लेमैन है, एक कॉमन मैन है, वो कॉमन मैन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जाता है तो उसे पता नहीं है कि लॉ में क्या प्रोविजन है। सो ही और शी मस्ट हैव टू अप्रोच टू द प्रोफेशनल पर्सनालिटी लाइक द सीएस और द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वो आ गया, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देखिए इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। Chartered accountant, as a professional personality, engage in a drafting of that prospectus or memorandum of association. So, shall we consider that particular professional personality or a chartered accountant as promoter? The answer is no, because he is acting just as a professional personality. क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद या इनकॉर्पोरेशन करने की मंशा उसके दिमाग की पैदाइश नहीं है, उसे तो मेमोरेंडम ड्राफ्ट करके देना है और सिर्फ अपना पैसा लेना है। यस, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें इंटरेस्टेड पर्सनालिटी ना होने के कारण और वो एक प्रोफेशनल बंदे की तौर पे काम कर रहा है, तो वो प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर कौन है? जो प्रोफेशनल्स नहीं है, सिंपल सी बात है। तो देखिए इसमें लिखा है कि be noted that person acting only in the professional capacity, example the solicitor, banker, accountant etc. are not regarded as promoter. Clear cut wordings में लिखा है। आगे देख लीजिए, कंपनीज एक्ट 13 provides the definition of promoter as per section 2 subsection 69, which means the person, अब देखिए तीन कैटेगरी दी है, who has been named as such in the prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section number 92। यानी कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर का नाम जिसका लिखा है, जिस बंदे का नाम वहां पे लिखा है एज अ प्रमोटर, वो प्रमोटर है। या तो फिर कंपनी के एनुअल रिटर्न जो कि सेक्शन 92 के अंदर फाइल करने होते हैं उसमें जिसका नाम लिखा है वो प्रमोटर है। सेकंड पॉइंट है, और लिखा है, और के ऊपर राउंड कीजिएगा फ्रेंड्स, who has control over the affairs of the company directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise। यानी कि जो बंदा कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल रखता है, whether he is shareholder or not, whether he is director or not, it does not matter, कंट्रोल जो रखेगा वो प्रमोटर। नेक्स्ट, और राउंड कर दीजिए, in accordance with whose advice, direction or instruction the board of directors of the company is accustomed to act। यानी कि जिसके इशारों पे नाचने वाला है बोर्ड, या फिर जिसके इशारों पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कुछ डिसीजन लेते हैं या काम करते हैं, तो वो
जो उसका मेन कैरेक्टर है कि जिसके इशारों पे बोर्ड नाचता है या काम करता है, वो प्रमोटर है। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द प्रमोटर्स और ऑफ द कंपनीज एक्ट, सॉरी फॉर द प्रमोटर। However, the person who is acting merely as a professional, तो ऊपर भी बता दिया, नीचे भी क्लैरिफाई कर दिया सेक्शन के थ्रू कि प्रोफेशनल्स जो है, जैसे कि सॉलिसिटर है या फिर बैंकर है या फिर अकाउंटेंट है, वो कभी भी प्रमोटर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे अनलेस दे आर इनकॉर्पोरेटिंग देयर ओन कंपनी। ये भी है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मैं मान लेते हैं कि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं, इन दैट केस आई एम प्रमोटर, राइट। आगे देखिए, anyone who has assisted in the formation of for a consideration payable if the company is floated is a promoter. So they are those who set in motion the machinery by which act enables them to create an incorporated company. तो ये एक डेफिनेशन है जो कि डेफिनेशन एक डिसाइडेड केस लॉ के बेसिस पे आई थी कि कोई भी ऐसे बंदे कि जो अपनी एक सिस्टम चलाते हैं और उस सिस्टम से कंपनी को पैदा करने की, इनकॉर्पोरेट करने की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, वो प्रमोटर्स हैं। आगे देखिए, प्रमोटर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि 2013 एक्ट में पहली बार आया है, तो इसे इक्वल वेटेज दे दीजिएगा, इसके साथ नाइंसाफी नहीं करनी है, हमें ये याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, कंसीडर कीजिए। Until company is incorporated, a promoter stands in the fiduciary capacity towards the company and its prospective shareholders. Hence, he must not make either directly or indirectly or through a nominee, etc., any profit out of the trust unless the company, after full disclosure of the facts concerned. Fiduciary position का मतलब क्या फ्रेंड्स? यहाँ पे एक विश्वसनीयता होनी चाहिए। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करनी है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी में फंड लगता है शेयर होल्डर्स का, और उसका यूटिलाइजेशन कंपनी के मेमोरेंडम में दिखाए हुए ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। सो इन दैट केस कंपनी का प्रमोटर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता या तो नहीं करना चाहिए। इट्स द फिड्यूशियरी ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर, क्योंकि इनके ऊपर ट्रस्ट होता है इन्वेस्टर्स का। तो ये किसी भी सूरत में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और थ्रू नॉमिनी कंपनी के किसी भी ट्रांजैक्शन से सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाता होना चाहिए, राइट। आफ्टरवर्ड्स कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने के बाद कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन की जिसमें उसका प्रॉफिट हो वैसा वो कर सकता है, बट आफ्टर फुल डिस्क्लोजर, बट कंसील प्रॉफिट वो नहीं कर सकता। हिडन प्रॉफिट वो अचीव नहीं करना चाहिए। इट्स द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर। आगे देखिए, इन एडिशन टू दिस ड्यूटी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट ही मस्ट disclose to the company any interest he has in the transaction entered into by it. सीक्रेट प्रॉफिट तो नहीं बनाना है, साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो करता है कंपनी के बिहाफ में या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन भी, तो उसमें उसे फुल डिस्क्लोजर देना है कि उसमें इससे क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या फायदा उस प्रमोटर को होने वाला है। आगे, ये इसकी ड्यूटी है। आगे, such disclosure is ineffective if made merely to directors who are nominees of the promoters. देखिए अब क्या होगा, प्रमोटर क्या होशियार है बंदा, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में कोई डिस्क्लोजर नहीं करेगा, वो डिस्क्लोजर करता है बोर्ड मीटिंग में। सो इन दैट केस फ्रेंड्स, जो बोर्ड मीटिंग में प्रमोटर्स के हाथ की कठपुतलियां है ना, वही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके सामने डिस्क्लोजर करके क्या उखाड़ लेगा? उसे डिस्क्लोजर कन्फेशन किनके सामने करना चाहिए? जिनके पैसे वो यूटिलाइज करने वाला है कंपनी के लिए। सो दे आर द शेयर होल्डर्स। सो प्रॉपर और वैलिड डिस्क्लोजर किसे माना जाएगा? जब वो डिस्क्लोजर प्रमोटर शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में करेगा, ना कि बोर्ड मीटिंग में करेगा। आगे देखिए, आगे है कि इफ प्रमोटर मेक्स अ सीक्रेट प्रॉफिट, द कंपनी कैन अंडरलाइन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और कंपेल हिम टू अकाउंट फॉर इट। यानी कि अगर कंपनी को या शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि किसी प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट बनाया है, तो कंपनी के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो कैंसिल किया जा सकता है या तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप जो प्रॉफिट कमाए हो ना, वो कंपनी में रिस्टोर कीजिए। नेक्स्ट, वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर cognizance of the facts, the rule would not apply. यानी कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में अगर प्रमोटर्स ने सीक्रेट प्रॉफिट किया है, सबको मालूम है, खुली किताब की तरह है, तो वहां पे ये टॉपिक एप्लीकेबल ही नहीं होगा फिर, राइट, क्योंकि वहां पे शेयर होल्डर्स भी एक ग्रुप होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी। आगे, प्रमोटर्स आर वेंडर्स। सो प्रमोटर एज वेंडर, इसका मतलब ये
कि प्रमोटर क्या अपनी खुद की प्रॉपर्टी कंपनी को बेच सकता है? द आंसर इज यस, बट only after full disclosure of that transaction and full disclosure of his interest in that transaction. तो प्रमोटर कंपनी को अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेच सकता है, बट डिस्क्लोजर होना जरूरी है। डिस्क्लोजर भी कहां? शेयर होल्डर के सामने होना जरूरी है। आगे देखिए, सो प्रमोटर इज एंटाइटल्ड टू सेल हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी प्रोवाइडेड दैट ही मेक्स प्रॉपर डिस्क्लोजर. So this also applies to the property which he acquires during the promotion and which he resells to the company. If he fails to underline, if he fails to disclose, fails to make disclosures to the company, resign the contract or compel the promoter to surrender the profit. Simple सी बात है, जो ऊपर था वही नीचे है. Next, promoters remuneration. अब देखिए बहुत ही अच्छी बात है. प्रमोटर ने जो भागा दौड़ी की है, प्रमोटर ने जो एफर्ट्स लगाया है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, क्या उसके लिए प्रमोटर को कुछ कंपनसेशन कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद दे सकती है? सो अगेन द आंसर इज डिप्लोमेटिक, मे बी, मे नॉट बी. देखिए क्या लिखा है. सो द प्रमोटर हैज नो राइट, नो राइट, राइट नहीं है उसका, राइट नहीं है, नो राइट to demand any remuneration from the company for his promotional services in the absence of any express contract with the company. Indeed, in the absence of such a contract, he cannot even recover from the company payment he has made towards the legal fee, stamp duty, registration fee or other expenses in connection with the formation of the company. इसका मतलब ये कि अगर प्रमोटर ने एक एग्रीमेंट बना के रखा है जिसका रेटिफिकेशन या एक्सेप्टेंस इस कंपनी की मीटिंग में या जनरल मीटिंग में फर्स्ट टाइम जब होगी तब ले लिया जाएगा, तो उसे रेम्यूनरेशन भी मिल सकता है, एज वेल एज उसने जो खर्चा लगाया था कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में वो भी वो कंपनी से ले सकता है. बट अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो रेम्यूनरेशन की तो बात छोड़िए दोस्तों, उसने जो खर्चा किया है, स्टैंप ड्यूटी पे की है वगैरह वगैरह, उसमें भी एक फूटी कौड़ी का कंपनसेशन उससे रीइंबर्स नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इन एब्सेंस ऑफ वैलिड एग्रीमेंट. तो ये एग्रीमेंट भी होना चाहिए, तभी जाके वो सबसे पहली बात तो जो खर्चा उसने लगाया कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में वो रिकवर कर सकेगा, और उसके बाद बात आती है उसके रेम्यूनरेशन की, तो वो मिल सकता है, अदरवाइज नॉट. उसका कोई भी हक नहीं बनता है, राइट नहीं है. ओके, so this is what the topic of promoter. So the next topic is section number 20 of the Companies Act 2013, which is related to what the service of document. तो देखिए, section number 20 of the Companies Act 2013 provides the mode in which document may be served on the company. Mode on which document may be served on the company. Served on the company का मतलब क्या? कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजने हैं. सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब कंपनी को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है. सर्व ऑन द कंपनी, ऑन मेंबर एंड ऑल्सो ऑन रजिस्ट्रार. या फिर कंपनी रजिस्ट्रार को कैसे डॉक्यूमेंट भेजेगी या कंपनी मेंबर को कैसे डॉक्यूमेंट भेजेगी. तो लॉ विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट इज एज फॉलो. सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू द कंपनी का मतलब है डॉक्यूमेंट में बी सर्व ऑन अ कंपनी और एन ऑफिसर thereof by sending it to the company or the officer at the underline कीजिए at the registered office of the company. आपको जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी को एड्रेस करने हैं या कंपनी में सबमिट करवाने हैं या किसी ऑफिसर को देने हैं, you are responsible to submit or serve those document only and only to the registered office of the company. और कहीं मत भेजिएगा भाई, आपको कहां भेजना है? रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजना है. आगे देखिए कैसे भेजने हैं. बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, लिविंग इट एट द रजिस्टर ऑफिस, या खुद जाके ले आइए, और मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. वहां पे एक स्पेशल टिक मार्क कर दीजिए. ये प्रोविजन पहले नहीं था, पर अब जैसे कि हमारे हालात बदल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी एक्सेप्ट कर दिया गया है 2013 एक्ट के थ्रू. तो देखिए, however where the securities are held with the depository, securities are held with the depository, the record of the beneficial ownership may be served by such depository on the company by means of electronic or other mode. यानी कि अगर मान लीजिए कि कंपनी के शेयर जो है वो कंपनी के शेयर
किसी डिपोजिटरी के पास है यानी कि डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, तो कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसमें डिपोजिटरी का नाम होगा। उसे पता नहीं होता है कभी भी, जो डिमेट हुए शेयर है, डीमटेरियलाइज्ड शेयर है, उन शेयर्स का कंपनी को किसी भी तरह से पता ही नहीं होता है कभी कि कौन मेरा शेयर होल्डर है और कौन नहीं है। तो जब जब कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना होता है अपने मेंबर्स को, तो उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर कंपनी डिपोजिटरीज के पास से अपने शेयर होल्डर्स की डिटेल मंगवाती है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिटेल वो आगे उस डॉक्यूमेंट को सर्व करते हैं कंपनी वाले। तो जब ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर ऐसे किसी रिक्वायरमेंट की बात आएगी, तो कंपनी क्या करेगी, उसके डिपोजिटरीज के पास कम्युनिकेशन करेगी और मानेगी कि मुझे मेरे शेयर होल्डर्स की डिटेल दीजिए जो कि इस पर्टिकुलर डेट पे मेरे शेयर होल्डर थे। तो वहां पे डिपोजिटरी कम्युनिकेट करेगा कंपनी को, और वो किस फॉर्मेट में कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकता है ये लिस्ट आउट, और वो अदर मोड में भी वो भेजेगा तो भी वैलिड है। आगे सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार और द मेंबर्स। अब देखिए कंपनी रजिस्ट्रार को और मेंबर्स को कैसे डॉक्यूमेंट सर्व करेगी, इसका रूल्स है। तो ये है सबसेक्शन 2, save as otherwise provided in this act or the rules made thereunder for filing of documents with the registrar underlined in electronic mode. A document may be served on registrar or a member by sending it to him by post, register office or speed post or courier, or by delivering himself at his office or address, or by such electronic or other mode as may be prescribed. Next. However, a member may request for delivery of the document through particular mode. देखिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है, कई बार कुछ मेंबर होते हैं ना, ये मेंबर कुछ दिमाग के थोड़े ऐसे संकी होते हैं, ये मानते हैं कि कंपनी जो है ना वो ज्यादातर केसेस में पोस्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट सर्व करती है, राइट। तो जब भी कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट मेंबर को भेजेगी तो वहां पे पोस्ट के थ्रू भेजेगी। अब वो नॉर्मल पोस्ट होती है, तो ये संकी मेंबर जो है वो सोचता है कि भाई नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी पोस्ट का हवाला लेके छूट जाती है, तो ये कंपनी को बोलेगा देखो भाई, एज अ मेंबर ऑफ योर कंपनी मुझे कभी भी आप कम्युनिकेट करो ना, तो आप हमेशा आरपीएडी से मुझे कम्युनिकेट करो। अब आरपीएडी सस्ता नहीं होता भाई, रजिस्टर्ड पोस्ट है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर खर्चा लगता है। तो क्या कंपनी इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर की या मेंबर की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खर्चा उठाएगी? क्यों भाई, तूने क्या आसमान से चांद उतारा कंपनी के लिए? कोई ज्यादा पैसे दिए क्या? प्रीमियम कुछ ज्यादा दिया है क्या? नहीं। तो क्यों? जैसे सबको मिलता है वैसे ही तुझको मिलेगा, सबका साथ सबका विकास भाई। तो देखिए यहां पे कि हाउएवर अ मेंबर मे रिक्वेस्ट, अगर कोई ऐसे रिक्वेस्ट करता है तो मे रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट थ्रू अ पर्टिकुलर मोड फॉर विच मोस्ट इंपॉर्टेंट ही शैल पे सच फीस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग में उस पर्टिकुलर मोड से भेजने की फीस डिसाइड होती है, वो उसे पे करनी पड़ेगी। अब बाद में देखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मींस अ कम्युनिकेशन दैट क्रिएट्स अ रिकॉर्ड दैट इज कैपेबल ऑफ रिटेंशन, रिट्राइवल एंड रिव्यू and which may thereafter be rendered into clearly legible tangible form. It may be made by, तो फैक्सिमेल यानी कि इसे फैक्स बोला जाता है, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मेल which the company or the officer has provided from time to time for sending the communication. तो कोई भी कंपनी फैक्स से या ईमेल से कम्युनिकेट कर सकती है, प्रोवाइडेड कि वो डेटा जो है वो आप रिट्राइव कर सको, रीड यानी रिव्यू कर सको, उसे लेजिटिमेट फॉर्म में आपको कन्वे करना है और उसका हार्ड प्रिंट भी आप ले सकते हो। ऐसी फैसिलिटी में अगर आपने मेल किया या फैक्स किया तो वो वैलिड है। नेक्स्ट, पोस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड on network that company or the officer has designated for such communication. यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है कंपनी का कि जिसके ऊपर मैसेज फ्लैश हो जाए,
तो ये भी हो सकता है, यानी वेबसाइट पे एक अलग पेज होता है जिसके ऊपर ऐसे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, जैसे आईसीआई में देखते हैं आप। नेक्स्ट, other means of electronic communication in respect of which company or the officer has put in place reasonable system to verify the sender is the person contending to send the transmission, यानी कि और कोई भी मोड के जिसमें कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम सेटअप किया है कि जिसमें वो जान सके कि जो डॉक्यूमेंट मैं सर्व कर रहा हूं वो किसे जा रहा है और वो प्रॉपर पर्सन को गया कि नहीं गया। आगे, इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट, such service shall be deemed to have been effected in case of notice of meeting at the expiration of the 48 hours after the letter containing the same is posted, यानी कि यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी कौन सी मानी जाएगी, तो 48 आवर्स के बाद की जो डेट आएगी वो मानी जाएगी, यानी कि 48 आवर्स तक शायद ये हो सकता है कि पोस्ट मास्टर ने वो डिब्बा खाली ना किया हो सकता है। तो इस एजम्पशन से कंपनी लॉ ने एक छूट दे रखी है कि आपकी डेट ऑफ सर्विस या डेट ऑफ डिस्पैच कब मानी जाएगी, तो जैसे आपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया अपना लेटर, वहां से 48 आवर्स के बाद ही उसका ट्रांसमिशन शुरू हो रहा है, ऐसा ही मानना है। तो डेट ऑफ डिस्पैच जो है वो 48 आवर्स के बाद यानी 2 दिन के बाद की जो डेट होगी वो कंसिडर की जाएगी। उसके बाद एंड इन एनी अदर केस एट द टाइम एट विच लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। So, authentication of document, proceeding and contract. So, as per section 21 of the Companies Act, document or proceeding requirement authentication by company or the contracts made by or on behalf of the company may be signed by any key managerial personnel or any officer of the company duly authorized by the board, यानी कि कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि कम्युनिकेट होंगे उन्हें प्रॉपर ऑथोराइजेशन के बाद ही भेजा जाएगा, जिसमें कोई की मैनेजरियल पर्सन के इनिशियल्स वहां पे या सिग्नेचर या साइन होने चाहिए, या तो फिर कोई ऐसा डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा कि जिसकी साइन की अथॉरिटी होगी, उसकी साइन के बगैर ऐसे डॉक्यूमेंट कम्युनिकेट नहीं की जाएंगे। या फिर ऑथेंटिकेशन अगर करवाना है हमें कंपनी को किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो भी किसी ऑथोराइज पर्सन का या की मैनेजरियल पर्सन का ऑथोराइजेशन होना चाहिए, राइट। सो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर यूनिट नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। थैंक यू।